जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 5 शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स के हवाले से डिस्कशन की गई है इस चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स या शेयर्स एंड इट्स टाइप्स और राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शेयर्स। कल हमने स्टडी किया था शेयर कैपिटल और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट किया था। कल की डिस्कशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में से भी कुछ कंसेप्ट्स थे, लेकिन बेसिकली जो हमने कंप्लीट कंसेप्ट कवर किया था वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था और इसके कुछ एक क्वेश्चन था सिर्फ, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे आपको जो दिया गया था। तो क्वेश्चन करके आए हैं, चलिए डिस्कशन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, ABC Limited, a public company, has authorized share capital of rupees 8 million divided into 800,000 ordinary shares। जो authorized share capital है वो है 8 million और 8 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। The issued share capital is 400,000 ordinary shares. All of these 400,000 shares are fully paid। सारे के सारे शेयर्स फुली पेड है, यानी इसका मतलब है जो इसकी अमाउंट थी जितने भी पेबल पे कर दी गई है। What is the nominal value of each share? कैसे कैलकुलेट की? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल रुपीस में जो टोटल शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा, 8 मिलियन को 800 से डिवाइड किया कि 400 से? क्योंकि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, इसको हमने टोटल शेयर कैपिटल है, टोटल से डिवाइड करेंगे तो रुपीज 10 पर शेयर। ये नॉमिनल या फेस वैल्यू। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप? क्योंकि शेयर्स फुली पेड, अच्छा लायबिलिटी होती कितनी है पहले तो अनपेड शेयर्स हेल्ड। क्योंकि शेयर्स फुली पेड हैं इसीलिए इसमें लायबिलिटी 0 होगी, ठीक है। ये बस एक क्वेश्चन था हमारा और ये एक क्वेश्चन भी असाइनमेंट का करके नहीं आए आप लोग। कितने स्टूडेंट्स करके आए हैं? ये 3 4 5 मुश्किल बहुत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रीवियस कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। मार्केट वैल्यू क्या होती है? अच्छा सुन ले, एक है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। दोनों टर्म्स डिफरेंट है। फर्क क्या है? जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे ये कहता हूं आपके पास 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कितने? 1000 लिखा होता है। ये उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो उसके फेस पे प्रिंटेड होती है। और अगर इस 1000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड पे नाम निकला है 1 लाख का, तो अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू वही रखी। अच्छा, फेस वैल्यू ये नहीं होगा कि 1000 लिखा हुआ था वो चेंज होकर 1 लाख 1000 हो जाएगा कि 1000 उसकी अपनी वैल्यू और 1 लाख नाम, ऐसे नहीं होगा। फेस वैल्यू 1000 ही रहेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू 1 लाख से बढ़ जाएगी। 1000 से बढ़ के 1 लाख 1000 हो जाएगी। 1 लाख इनाम और 1000 उसकी अपनी। कभी प्राइस बॉन्ड कैश नहीं करवाया आपने? कभी निकले? अच्छा चलें, ठीक है। इनाम की रकम अलग मिलती है और जो उसकी अपनी फेस वैल्यू होती है ना वो भी मिलती है। तो भाई शेयर इसी तरह शेयर के केस में अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो उसकी मार्केट वैल्यू याद रखें चेंज होती रहती है। किस वजह से चेंज होती रहती है भला? जिस कंपनी का शेयर है अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो तो इस शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर उसको लॉस हो तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो आपको ये समझा रहा है कि फेस वैल्यू और चीज है, मार्केट वैल्यू और चीज है। फेस वैल्यू हुआ है जो शेयर्स के ऊपर फेस पे प्रिंटेड होती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है, ये चेंज नहीं। और मार्केट वैल्यू वो है जिस प्राइस पे स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर सेल परचेज हो रहा है, ये चेंज होती रहती है। हम अपने सिलेबस में फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे, मार्केट वैल्यू के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू के जो रूल्स या कंसेप्ट्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमेशा क्या बात करेंगे हम? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू की। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, नॉर्मल जो आपकी इंग्लिश है इसमें शायद बोलचाल में आप काइंड्स और क्लासेस और टाइप्स वगैरह ये अल्फाज एक सेम मीनिंग के साथ यूज करते हैं और होते भी हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि हमारे लिए काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कुछ और है और क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल कुछ और है। काइंड्स ऑफ शेयर का कंसेप्ट डिफरेंट है, क्लासेस ऑफ शेयर का कंसेप्ट डिफरेंट है। अब दोनों में फर्क क्या है ये देख लें। कह रहा है शेयर कैपिटल
कि दो काइंड्स हैं, दो काइंड्स हैं। ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये काइंड्स है। कौन कौन सी काइंड? एक ऑर्डिनरी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर्स। इसे ऑर्डिनरी शेयर कह लें या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कह लें, एक ही चीज है। प्रेफरेंस शेयर आपको पता है कि वो नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर दें फिर तो वो शेयर कैपिटल बन जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, सेम कंसेप्ट। और अगर कहे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या फर्क है, सेम कंसेप्ट। अगर कहे ऑर्डिनरी शेयर के क्या राइट्स हैं, सेम कंसेप्ट। और कहे अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के क्या कंसेप्ट राइट्स हैं, सेम कंसेप्ट। तो शेयर कैपिटल की काइंड्स कितनी है? दो। कौन कौन से? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन हर काइंड के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं। हर काइंड के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं। पहले तो ये समझिए ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, फिर हम ये स्टडी करेंगे क्लासेस में क्या फर्क होता है। पहले ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहते हैं कंपनी के मालिकान को। असल में कंपनी ने जब पैसे इकट्ठे करने होते हैं ना, उनके पास तीन ऑप्शन है। शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, बैंक से लोन ले लें। ठीक है, अब बैंक से लोन को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। कंसेप्ट समझाने के लिए सिर्फ दो ही काफी हैं, शेयर और डिबेंचर। दोनों में कंपनी कोई ना कोई सिक्योरिटीज यानी पीस ऑफ पेपर इशू करती है और बदले में इसको लोग पैसे देते हैं, शेयर में भी डिबेंचर में भी। लेकिन एक चीज हलाल है और एक चीज हराम। हलाल क्या है? शेयर्स। इसमें डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिकान है। और डिबेंचर्स इसमें इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है, हराम है। ये कंपनी के लैंडर्स या क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो जब पाकिस्तान में कंपनीज ने डिबेंचर्स इशू किए, लोगों ने कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं करवाया। कंपनी परेशान, उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, बाकी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज में हम डिबेंचर इशू करते हैं, लोग हाथों हाथ लेते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्यों है? पता है कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। इधर पाकिस्तान में शेयर इशू किया है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान परेशान फिर रहे कंपनी वाले। बैंक वालों से डिस्कस किया, बैंक वालों ने कहा मसला ही कोई नहीं, आज से 10 साल पहले हम भी इसी मसले का शिकार थे, हमारे पास भी लोग नहीं आते थे। क्यों? सेविंग अकाउंट होता था, उसमें इंटरेस्ट मिलता था, तो लोग हमारे पास पैसे जमा नहीं कराते थे, अपने पास रखते थे। फिर हमने एक ऐसी स्कीम लड़ाई कि लोगों ने पैसा रखना शुरू कर दिया। क्या भला? हमने अपने सेविंग अकाउंट पे जो रिटर्न देते थे ना, उसको पहले हम कहते थे इंटरेस्ट, तो कोई नहीं आता था। अब हमने उसका नाम रख दिया प्रॉफिट, अब सारे आ जाते हैं। हाँ, तो कंपनी वालों ने कहा अच्छा, इससे तो हमने बड़ा लेसन सीखा। क्या? हम भी नाम बदल देते हैं, हम भी डिबेंचर का नाम बदल देते हैं। तो डिबेंचर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? प्रेफरेंस शेयर। लीगली ये शेयर कैपिटल का हिस्सा है, लीगली, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसा कि डिबेंचर्स। यानी खुद मुझे बताइए, कभी प्रॉफिट फिक्स होता है, कभी डिविडेंड फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट का सबसे बड़ी निशानी यही है, ये अमाउंट फिक्स होती है, परसेंटेज फिक्स होती है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे ना प्रैक्टिकली डिफरेंस, तो आपको डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स तकरीबन एक जैसे ही नजर आएंगे, एक जैसे नजर आएंगे। ठीक है, इसलिए जब आपने इसको डिफरेंस को पढ़ना है तो प्रेफरेंस शेयर्स को जहन में रखना है। आपने ये नहीं जहन में रखना कि जैसे ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का फर्क बता रहे हैं हम, आपने ये जहन में रखना है जैसे शेयर्स और डिबेंचर का फर्क आ रहा है। लेकिन लीगली याद रखें, लीगली और प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर कैपिटल का ही हिस्सा समझा जाता है लीगली। इसीलिए तो हम शेयर कैपिटल की काइंड्स में पढ़ रहे हैं कि शेयर कैपिटल की एक काइंड है ऑर्डिनरी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर, लेकिन वर्किंग के लिहाज से ऐसा ही है जैसे डिबेंचर्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, होता क्या बेसिकली? प्रेफरेंस शेयर की जरूरत कब पेश आती है? कंपनी ने शेयर इशू किया, ऑर्डिनरी शेयर अपने इन्वेस्टर्स को पैसे लिए, प्रोजेक्ट में लगाए, इस्तेमाल हो गए पैसे, और पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब बैंक के पास जाए तो बैंक की रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। कंपनी ने फैसला करवाया कि क्यों ना हम शेयर होल्डर से पैसे लें या मजीद शेयर इशू करें। मजीद शेयर इशू किए गए तो लोगों ने कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं करवाया,
कंपनी ने पूछा क्यों हम ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं, आप क्यों नहीं खरीद रहे? उन्होंने कहा सर इसमें रिस्क है कि अगर लॉस हो गया ना तो हमें तो हमारी इन्वेस्टमेंट गई। कंपनी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अब चूंकि कंपनी को पैसे तो चाहिए, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम आपको ऑर्डिनरी शेयर नहीं डिबेंचर इशू करते हैं। उन्होंने कहा डिबेंचर का नाम भी ना लेना, सूद हराम ये ना। कंपनी ने कहा अच्छा अब एक दरमियानी रास्ता निकालते हैं, क्या? प्रेफरेंस शेयर्स, आपको शेयर इशू करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स कैसे, ये हमारे लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे है? उन्होंने कहा पहली तो सबसे बड़ा फायदा ये कि इस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा ना वो इंटरेस्ट नहीं है, वो डिविडेंड है। उन्होंने कहा ठीक है अब ये तो इस्लामी हो गया उनके मुताबिक, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट से बच गए, और क्या फायदा? उसने कहा फायदा यह है कि आप डर रहे थे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, नुकसान होगा तो आपको कोई साथ नहीं आएगा, बेफिक्र रहें, हम आपको कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं, हम आपको कुछ स्पेशल राइट्स है, यानी हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं लेकिन उसके बावजूद चूंकि कंपनी को पैसे चाहिए, हम आपको एक खास किस्म के खास काइंड के शेयर्स इशू करते हैं जिनका नाम ही प्रेफरेंस शेयर है, जिससे पता चलता है कि इनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल राइट मिलेंगे। कुछ चीजों में इनको प्रेफर किया जाएगा, हर चीज में नहीं, कुछ चीजों में इनको प्रेफर जो इन्वेस्टर थे उसने कहा बताइए किन में प्रेफर करेंगे? उन्होंने कहा देखिए आपको पैसा चाहिए, कहा बिल्कुल पैसा चाहिए। मैंने कहा कि मालिक भी बनना है, बिजनेस भी चलाना है? उन्होंने कहा जी बिजनेस नहीं चलाना, हमने पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करने को तैयार है लेकिन हमें कोई बताइए कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी और हमें रिटर्न मिलता रहेगा। तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मैनेजमेंट ने कहा पैसा कीजिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक खास किस्म के शेयर इशू करेंगे, खसूसी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जिनमें क्या होगा आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। पहला प्रायोरिटी राइट आपका ये क्या कि आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, हमारा प्रॉफिट हो कि लॉस हो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? और हाँ पहले मिलेगा, हमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा, आपको पहले मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट में भी तो इसी तरह होता है। प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर ने कहा ठीक है बात समझ में आती है कि डिविडेंड मिलेगा जरूर और आपसे पहले मिलेगा, ठीक है? मिलेगा जरूर, गौर से सुनिएगा, बाद में यहीं से मैंने पॉइंट एक और निकालना है, डिविडेंड मिलेगा जरूर और आपसे पहले मिलेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। दूसरा फायदा, दूसरा खसूसी प्रेफरेंस राइट क्या? तो दूसरा राइट ये कि जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप, तो आपको पता है उसके एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे करते हैं, कहा बिल्कुल पे करते हैं। उन्होंने कहा उसके बाद फिर शेयर होल्डर में पैसे बांटे भी जाते हैं जो बाकी बच जाए, उन्होंने कहा बिल्कुल बांटे जाए। उन्होंने कहा पहले आपको पैसे बांटे जाएंगे फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की बारी आएगी, यानी एनुअल जो प्रॉफिट होगा उसमें भी पहला हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रायोरिटी राइट दे दिया उनको। कंपनी वाइंड अप होने पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें भी पहला हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है। तो नाम उनका सही पड़ा ना, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होने का ठीक है, फौरी तौर पे ये लोग पकड़ो इन्वेस्टमेंट, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, हमारी जो मीटिंग्स हुआ करेंगी उसमें डिसीजन मेकिंग पावर, वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपका कंसर्न सिर्फ पैसा है और हम पैसे में आपको आगे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीजों में हम आगे रहेंगे। दूसरी चीजों से क्या मुराद है? बिजनेस कैसे चलाना है, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट्स, वोटिंग राइट्स वगैरह। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा बेफिक्र है, हमें उससे कोई कंसर्न भी नहीं है, बिजनेस जैसे मर्जी चलाए, हमें तो पैसों से करता है। तो ये जो शेयर इशू किए गए हैं इनको क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। अब जरा अगर कंसेप्ट समझ आया, सारी डिस्कशन समझ आई तो मुझे बताइए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास कोई स्पेशल राइट्स होते हैं? नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले के पास कौन कौन से राइट्स? क्या प्रायोरिटी राइट है? पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, बाद में पैसे बचे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बारी है कि वरना नहीं। और दूसरा प्रायोरिटी राइट क्या है? अगर वाइंडिंग अप होती है तो रीपेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का राइट है कि वो एक जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं है, लेकिन इनको चाहिए भी नहीं था, ये फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते थे, इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दी गई। तीसरा, ऑर्डिनरी शेयर्स नॉर्मली, ऑर्डिनरी शेयर बल्कि हमेशा इररिडीमेबल होते हैं। रिडीम मतलब पता क्या? रिटर्न का, वापसी। रिडीमेबल का मतलब वापसी, इररिडीमेबल का मतलब वापसी। यानी अगर कंपनी किसी को शेयर इशू करे तो वो शेयर होल्डर ये शेयर कंपनी को वापस नहीं कर सकता, आगे किसी को फर्दर सेल कर सकता है, वो हमने पढ़ा हुआ है, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, कल पढ़ा था ना, करेक्ट। ट्रांसफरेबल है, रिटर्नेबल नहीं है, ठीक है। मैंने भाईजान को पेन बेचा, ये लीजिए मार्कर, अब ये काबिले वापसी नहीं है।
इसका मतलब है ये मुझे वापस नहीं कर सकते, आगे भेज सकते हैं, शाबाश। रिडीमेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। अच्छा, डिबेंचर क्या होता है? वो भी रिडीमेबल है। अच्छा ये ना, ये खुदा का हो, मैंने ये नहीं सिखाया डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर ही है। मैं प्रेफरेंस शेयर का वर्किंग है, एग्जाम में ना लिख दीजिएगा मुझे प्रेफरेंस शेयर कि आपके डिबेंचर ही तो है, डिबेंचर का तो एक फारग, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल का हिस्सा है, डिबेंचर शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर आपका शेयर कैपिटल की लिमिट पूरी हो जाती है और फर्दर प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो आपको मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवानी पड़ेगी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास में। लेकिन अगर डिबेंचर इशू करवाना चाहते हैं मजीद, उसके लिए मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है बोरिंग पावर वगैरह, लोन वगैरह का मेमोरेंडम में जिक्र होना जरूरी नहीं, याद है? तो मैं ये नहीं सिखा रहा कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर एक ही चीज है, ना 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 ना, मैं कह रहा हूं वर्किंग उनका तरीकाकार कंसेप्चुअली एक जैसा है, लेकिन लीगली दोनों में फर्क है। प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल है का हिस्सा है और डिबेंचर शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं। इस एक कंसेप्ट की वजह से आगे फर्दर कंसेप्ट निकलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद कंपनी का रिडीम का मतलब क्या है? कंपनी को वापस किए जाएंगे और उनसे पैसे ले लिए जाएंगे। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर में वेरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स होता है। क्लियर हो गई? अच्छा, यहां तक मैं डिफरेंस अभी रख रहा हूं, अगली बार बताता हूं। अभी पहले बताएं ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क समझ आ गया? तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, ऑर्डिनरी शेयर भी खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी खरीद सकते हैं, कौन सा शेयर खरीदें? प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? हराम नहीं है कह रहे हैं? अब वो सूद लेना, हाँ सूद लेना हराम है बिल्कुल, वो तो उलमा कराम ने फतवा दिया है ना, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा काइंड, अब अजीब अजीब कंसेप्ट सुन लें। काइंड्स ऑफ शेयर्स है 2, और काइंड ऑफ शेयर का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। एवरी काइंड में हैव डिफरेंट क्लासेस, एवरी काइंड में हैव डिफरेंट क्लासेस। अब जरा सुनिए, इनके पास वोटिंग राइट्स हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। इनको कहा प्रेफरेंस शेयर्स, वालों ने कहा जी सर दें प्रेफरेंस शेयर, हमने कहा ये लो। इनके साथ एग्री हुआ, इनको फिर 1 साल के बाद रिटर्न कर देंगे, आफ्टर 1 ईयर रिटर्न कर देंगे, और डिविडेंड 8% तय पाया। ठीक है, कुछ अरसे के बाद हमें फिर से इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ गई, हमने फिर से ऐलान किया प्रेफरेंस शेयर ले लो, प्रेफरेंस शेयर ले लो। इन्वेस्टर्स ने कहा, और अब की बार हमने कहा जो पिछले साल पहले जो शेयर इशू किए थे ना, 1 साल के बाद वापसी थी, अब हमने प्रोजेक्ट से थोड़ा लंबा चला रहे हैं, अब 3 साल के बाद वापसी होगी। मुझे बताइए, हमने जो पहले शेयर्स इशू किए हैं जिस क्लास के, अब दोबारा उसी क्लास के शेयर इशू कर लें? क्लास पहले हमने 1 साल, क्लास ए में जो शेयर्स थे ना वो 1 साल वाले थे, और उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड 8% था इनके ऊपर। अब हमें 3 साल के लिए चाहिए, और इन्वेस्टर्स की आदत है जितने ज्यादा फंड्स ब्लॉक करवाएं ना, वो उतना ज्यादा हाई रिटर्न मांगता है। तो हाँ ज्यादा बिल्कुल पीरियड, तो उन्होंने कहा जी हम 3 साल के लिए देने को तैयार है, लेकिन 10% पे। अब बताइए कि क्या अब इस जो शेयर इशू किए जाए, इनकी टर्म एंड कंडीशन वही है जो पहले वाली के थे? डिफरेंट है। तो क्या अब इनको सेम क्लास के शेयर इशू करने चाहिए कि डिफरेंट? डिफरेंट, क्योंकि सेम क्लास के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सेम होंगी, सेम क्लास के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सेम होंगी। जैसे कॉलेज के अंदर होता है ना कैप 7, एक क्लास है रेगुलर 5 महीने की चल रही है, एक क्लास है रिजल्ट के बाद 3 महीने की। ठीक है, अब एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सेम तरीकाकार से चलेंगे, उनकी टाइमिंग, टेस्टिंग, शेड्यूल वगैरह वो सारा कुछ सेम होगा, टर्म्स एंड कंडीशन। क्लास ए के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम, क्लास बी के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनकी आपस की टर्म्स एंड कंडीशन सेम, लेकिन क्लास ए की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और है, क्लास बी की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और है। क्लास ए का सिलेबस कहीं कब किसी और दिन शुरू हुआ, खत्म किसी और दिन होगा, क्लास बी का सिलेबस शुरू किसी और दिन हुआ, खत्म किसी और दिन होगा। एग्जैक्टली इसी तरह का डिफरेंस आता है क्लासेस ऑफ शेयर्स में, जब टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है,
अगर आपने एक ही दिन में कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं 1 साल की ड्यूरेशन के लिए, कुछ 3 साल के लिए, तो आपको 2 क्लासेस ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी सेम होंगे। कुछ बात समझ आई है? अच्छा, फिर आगे मुझे बताइए, ये 3 ईयर, तो इसका मतलब है, यानी एरो क्या बता रहा है, क्लास ए के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो सेम होंगे, क्लास बी के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो सेम होंगे, लेकिन क्लास ए के राइट्स और क्लास बी के राइट्स डिफरेंट होंगे। ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अच्छा बताइए, जिस तरह प्रेफरेंस शेयर की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, क्या ऑर्डिनरी शेयर की भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं? ऑर्डिनरी शेयर की भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, चाहे तो क्लास सी कर लो, चाहे तो क्लास डी कर लो, ई कर लो, एफ कर लो, जितनी मर्जी क्लासेस कर लो, बस इतना काफी है। क्लास ए है, क्लास बी है, उस पे वोटिंग राइट्स की एग्जांपल नहीं दी थी मैंने, इधर वोटिंग राइट्स की एग्जांपल। एक वोट पर पर्सन मुनासिब नहीं लगता, पर शेयर ज्यादा बेहतर लफ्ज है। 1 वोट पर शेयर, और यहां पे 2 वोट पर शेयर। बताइए दोनों के वोटिंग राइट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट क्लासेस हैं वोटिंग राइट्स की बेस पे। अच्छा जरा बताइए, किसके वोट्स ज्यादा हैं? किसके वोटिंग, क्लास बी के वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं। तो लॉ ये कहता है एक ही क्लास के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ना, इसकी फेस वैल्यू, इसके राइट्स क्या होंगे, वो सेम है। क्लास बी की फेस वैल्यू, क्लास बी के अंदर जितने भी शेयर्स हैं इनके सेम है, लेकिन क्लास ए के शेयर, क्लास बी के शेयर, इनके राइट्स डिफरेंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्लास ए के शेयर की फेस वैल्यू हो ₹10 और क्लास बी के शेयर की फेस वैल्यू हो ₹50? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है क्लास ए के अंदर कुछ शेयर की फेस वैल्यू हो 20 और कुछ की हो 50? ये पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्लास ए के अंदर कुछ शेयर होल्डर के राइट्स हो कम और कुछ के हो ज्यादा? नहीं, विद इन क्लास सेम होंगे राइट्स, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्लासेस के राइट्स डिफरेंट होंगे। भाई ये बात समझ आई? आखिरी क्वेश्चन, जब आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास रजिस्टर करवाने जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, उस वक्त उसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के दोनों? कितने स्लॉट्स का ख्याल है? दोनों होते हैं। कितनों का ख्याल है कि सिर्फ ऑर्डिनरी होते हैं? एक मिनट है। चल भाई तू बोल ले भाई, बताइए सर। आपने क्वेश्चन की ना बिजनेस है, अगर बाद में रिजल्ट पार्टी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, बाद में प्रेफरेंसेस हमने। अच्छा एक चीज तो पक्की है कि जो शेयर आपने इशू करने हैं ना, पहले रजिस्टर होना जरूरी है। अगर रजिस्टर नहीं होंगे शेयर इशू नहीं कर, ऐसे है ना। तो बताइए क्या प्रेफरेंस शेयर, अच्छा मुझे बताए, आपको याद है उस क्लास का नाम क्या था? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसका नाम ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास था कि ऑथोराइज्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्लास? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास। तो इसका मतलब है जितनी भी तरह का शेयर कैपिटल है, अगर वो शेयर कैपिटल है तो आपने उसको रजिस्टर करवाना है। तो अब फिर बताइए कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मेमोरेंडम में आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेमोरेंडम में आएगा? दोनों आएंगे, ठीक है, दोनों आएंगे। अब आगे चलते हैं, और इसमें वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एग्री करते हैं? ये हमेशा रिडीमेबल, सॉरी ये हमेशा इरिडीमेबल है। ये रिडीमेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपने कन्वर्टेबल का नाम सुना है? कन्वर्टेबल किसको कहते हैं? जो चीज ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सके उसे कन्वर्टेबल कहते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कन्वर्टेबल होते हैं, वो तो खुद ही ऑर्डिनरी है। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं। डिबेंचर की डिस्कशन नहीं कर रहे, ये एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। तो वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी शेयर की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, किस बेसिस पे? वोटिंग राइट्स की बेसिस पे, एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड की बेसिस पे। क्या हो सकता है किसी को डिविडेंड कम, किसी को डिविडेंड ज्यादा। वोटिंग राइट्स में तो कम ज्यादा हो रहे हैं ना,
उस लिहाज से डिविडेंड भी कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन तो वो तो बताइए, और अगर इसकी फेस वैल्यू 50 हो, इसकी 20 हो, तो इसको डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलेगा, इसको कम नहीं मिलेगा। राइट इशू एंड बोनस इशू, ये बोनस इशू लिखा जो मिट गया। राइट इशू एंड बोनस इशू, हो सकता है इनको राइट इशू ऑफर किया गया हो, इनको ना किया गया हो, ये भी हो सकता है कि नहीं। ये डिफरेंट, यानी इसका मतलब है, लेकिन ज्यादातर जो क्लासेस होते हैं ना हमारे सिलेबस केस स्टडी की हद तक, जो क्लास केस स्टडी में टच कंफर्म है, इंशाल्लाह कंफर्म है, वो सिर्फ वोटिंग राइट्स की बेस पर डिफरेंट क्लासेस देगा। इसीलिए हमने एग्जांपल ही वही चुनी है जो एग्जाम में पूछता है, वोटिंग राइट्स। वो समझ आ गई, बाकी थियोरेटिकल कंसेप्ट की हद तक याद कर लें कि ऑर्डिनरी शेयर की जो डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं वो वोटिंग राइट्स की बेस पे भी हो सकती हैं, राइट इशू बोनस इशू के केस में हो सकती हैं, डिविडेंड के केस में, और प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासेस किस बेसिस पे हो सकती हैं, रिडेम्पशन रिडीमेबल की बेसिस, कि कुछ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं, कुछ नहीं है, कुछ कन्वर्टेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। अरे क्यों बोले, कुछ क्यूमुलेटिव होंगे, कुछ नहीं होंगे। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, अगर एक साल लॉस हो गया तो अगर वो क्यूमुलेटिव होगा तो अगले साल उस साल को डिविडेंड मिल जाएगा। ये कहां पढ़ा है आपने, ये R1 में पढ़ा। R1 में पढ़ा था, हो गया काम। क्यूमुलेशन, अच्छा नहीं मैं बता, वो ये कह रहे हैं कि सर क्यूमुलेशन का मतलब ये है। अच्छा मुझे बताएं, अगर एक साल प्रॉफिट हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो मिलेंगे, ऑर्डिनरी वालों को नहीं मिलेंगे। लॉस हुआ तो दोनों को नहीं मिलेंगे, दोनों को नहीं मिलेंगे, उस साल ऐसे दोनों को नहीं मिलेंगे। उस साल दोनों को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले साल की प्रेफरेंस शेयर को पिछले साल का क्या अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ है, समटाइम्स हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये क्या कि अगर किसी एक साल में आपको डिविडेंड ना दे सके, अगले साल 2 डिविडेंड देंगे। समटाइम ये होती है कि अगर एक साल लॉस हुआ, डिविडेंड ना, तो वो आपका गया, क्योंकि हमारा भी गया, आपका भी गया। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर में लिखा हो कि इस साल अगर अगले साल पिछले साल का मिला के डिविडेंड, तो इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का नाम क्या शो कर रहा है कि डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है अगर एक साल पे नहीं हुआ, डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाता है अगर एक साल पे नहीं हुआ। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, क्यूमुलेट नहीं होता क्या, फिर तो वो ऑर्डिनरी शेयर वाली बात है। ठीक है। सर अगर नॉन की बात आई तो फिर वो ऑर्डिनरी शेयर वाली बात है, उनको भी साल नहीं मिला, उनको भी नहीं। हाँ, फिर लॉस के केस में दोनों बराबर कह ले थोड़ी देर के लिए, अगले साल फिर प्रॉफिट हुआ तो अल्लाह फर्क आ जाएगा। बहरहाल ये डिफरेंट क्लासेस, ये समझ आ गया। अब मुझे बताइए, काइंड्स ऑफ शेयर से क्या मुराद है, समझ आ गया। क्लासेस ऑफ शेयर से क्या मुराद है, समझ आ गया। सबसे अहम चीज, क्या आपको ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क समझ आ गया। क्लास ए क्लास बी, अब खास तौर पे फर्क ज़हन में रखिएगा। क्लास ए का क्या मतलब है, क्लास बी का क्या मतलब है, केस स्टडी में ये यूज होने हैं, अच्छा अब कंसेप्ट यहां पे खत्म हो गया कि वैसे मैं खुद से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। जब कंपनी स्टार्ट हुई तो क्लास ए के शेयर होल्डर ही थे, ये क्लास बी के शेयर होल्डर ना, ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स में है, क्लास बी के शेयर होल्डर्स ये बाद में आए। जब ये बाद में आए होंगे तो क्लास ए के शेयर होल्डर्स खुश हुए होंगे कि उदास हुए होंगे। क्यों उदास क्यों हुए होंगे, कि हम बैठे बैठाए हैं, हमारी वैल्यू आधी रह गई है, हमारी वैल्यू और इनकी वैल्यू बढ़ गई हमसे, हम शुरू से साथ थे। लेकिन जरूरत की बात है ना, जरूरत की बात है। तो इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक क्लास और दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स जो है इनके राइट्स डिफरेंट होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो एक क्लास बाज़ औक़ात डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है, जब डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट शेयर्स होते हैं तो सम टाइम एक क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। ठीक है, अब ये डिप्रेस हो जाती है तो क्या करती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है, मेंबर और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है, ये कंसेप्ट है। मेंबर वाइड टर्म है, मेंबर कहते हैं कंपनी के मालिकान को, मेंबर वाइड टर्म है कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर का मतलब है, लॉ कहता है शेयर होल्डर का मतलब बहुत आसान, हर वो बंदा जिसके पास कंपनी के कोई भी शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर है। हर वो बंदा
कंपनी के कोई भी शेयर्स हैं, किसी भी काइंड, किसी भी क्लास के, कंपनी का शेयर होल्डर है। अच्छा, शेयर होल्डर मेंबर है, ये बात समझ आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन शेयर होल्डर नहीं है फिर भी वो कंपनी का मेंबर है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में अगर कोई पर्सन अपना नाम लिखवा देता है गारंटर्स में, तो वो भी कंपनी का मेंबर बन गया, क्योंकि नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता। तो ऐसी कंपनी जिनका शेयर कैपिटल है उनके मालिक को कहेंगे शेयर होल्डर, लेकिन ऐसी कंपनी जिनका शेयर कैपिटल नहीं है उसका भी तो कोई ना कोई मालिक होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे? वो मेंबर तो है, शेयर होल्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका शेयर कैपिटल ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन एग्री करता है कि कंपनी वाइंड अप होगी तो वो उसके एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये कंपनी का मेंबर बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है। क्लियर हुई ये बात भाई? समझ आई बात? और तीसरी टाइप कौन सी है? सब्सक्राइब। ये भी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते, लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ये मेंबर बन जाते हैं। याद है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं? हालांकि वो अभी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि हमने शायद किसी लेक्चर में पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 30 दिन का टाइम था, कुछ टाइम था, उस पीरियड के अंदर इन्होंने शेयर्स बाय करने होते हैं। लेकिन शेयर्स ये महीने बाद खरीदते हैं, लेकिन मेंबर कंपनी के उसी वक्त बन जाते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है। भाई क्लियर हुई ये बात? अच्छा, तो इसका अब आइंदा से अगर कोई आपसे पूछे कि मेंबर्स बताओ, मेंबर्स को डिफाइन करो, तो क्या सिर्फ शेयर होल्डर को कवर करेंगे? सब्सक्राइबर को भी, शेयर होल्डर को भी, गारंटर को भी। अच्छा, गारंटर कौन है? जो एग्री करता है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा एसेट्स में, कब? एट टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये हमने पहले कंसल्ट पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा 1 ईयर वाला कंसल्ट पढ़ा हुआ है। मिसेस राहील वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। 1 ईयर वाली बात क्लास में हुई है कि नहीं? चलिए ठीक। इसका मतलब आपको पता है कि अगर कोई मेंबर कंपनी को छोड़ जाए वाइंडिंग अप से पहले, तो स्टिल वो कंपनी के डेट्स के लिए लायबल हो सकता है। एक साल सुनना था आपके मुंह से। 1 साल वाली प्रोविजन पता है ना? लिमिटेड बाय गारंटी में 1 साल वाली प्रोविजन पता है? लिमिटेड बाय गारंटी में 1 साल वाली प्रोविजन पता है? बस ठीक है, फिर हो गया काम। टाइम बच गया, 5 मिनट बच गए, 5 मिनट। अब 5 मिनट में हम दूसरे कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले बताइए, सब्सक्राइबर मेंबर इज इक्वल टू सब्सक्राइबर प्लस शेयर होल्डर प्लस गारंटर। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर मुझे बताइए, अगर समझ आ गई तो क्या शेयर होल्डर हैं, इसके कुछ राइट्स हैं, इसके कुछ लाइबिलिटीज हैं? शेयर के साथ राइट्स भी होते हैं, शेयर के साथ लाइबिलिटीज भी होती हैं। पढ़ी हैं? ये कब पढ़ी हैं? चैप्टर 1 में ये भी पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा। राइट्स क्या क्या है? राइट टू रिसीव डिविडेंड शेयर होल्डर का राइट होता है। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग एंड टू कास्ट वोट। ये सारे जनरल मीटिंग से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन चले हमने थोड़ा बढ़ा के बता दिया। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू कास्ट वोट एट जनरल मीटिंग, ये राइट्स भी होते हैं। फिर इसके बाद राइट इशू और बोनस इशू का राइट भी होता है। राइट इशू और बोनस इशू में क्या फर्क है? अरे भाई, क्या फर्क राइट इशू और बोनस इशू में? बताया था ना। बोनस इशू का मतलब है कि फ्री में शेयर इशू कर देना। राइट इशू का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर। यानी 1 मिनट ठहर जाए, अब मुझे कल अपने दे रहा है। रूल ये है कि जब कभी कंपनी शेयर इशू करती है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर की जाएगी, आपने शेयर खरीदने हैं तो खरीद ले, बाद में बाहर वाले लोगों को ऑफर की जाएगी। ये जो राइट है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कि आपने खरीदने शेयर तो आप खरीद, इसे कहते हैं राइट इशू। ये एक राइट होता है। आपको पता है प्रॉपर्टी में भी एक राइट होता है कि किसी बंदे ने अगर प्रॉपर्टी बेचनी है ना, पहले हम सायों से पूछता है। इसको लीगली कुछ नाम देते हैं, हक़ शफा कहते हैं सर, हक़
इस तरह का कोई नाम है यहाँ। उसी तरीके से जब कंपनी ने फर्दर, इवन अगर आपकी मर्जी के बगैर आपका हमसाया आपसे पूछे बगैर बाहर के किसी बंदे को सेल कर रहा है ना अपना घर, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि मैं खरीदना चाहता, ये नहीं केस कर सकते कि बेचना, ये कि मैं खरीदना चाहता हूं मुझे बेचो ना, पहला हक मेरा है। वो कहेगा निकालो 5 करोड़, आप कहेंगे प्रॉपर्टी तो 3 करोड़ की है, वो है लदा, वो मसले डील हो जाते हैं। ये लदा मजाक में बात कर दी मैंने, लेकिन बहरहाल ये राइट है। उसी तरह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का भी राइट है कि कंपनी जब कभी सब्सिक्वेंट शेयर इशू करेगी पहले एग्जिस्टिंग से पूछेगी। इसको क्या कहते हैं इस राइट को? राइट इशू। और बोनस इशू क्या है? फ्री में। अगर कंपनी ने अच्छा कभी ऐसा हो सकता है प्रॉफिट हो लेकिन कैश नहीं है कंपनी के पास, हो सकता है, तो वो क्या करे? इनकाइंड शेयर, वो क्या मतलब है? फ्री में शेयर इशू करते हैं उनको, उसको बोनस कहेंगे। याद रखे, राइट इशू के बदले में शेयर होल्डर पैसे देता है कंपनी को, और बोनस इशू के बदले में शेयर होल्डर पैसा 1 रुपया नहीं देता। तो राइट इशू भी है राइट, और बोनस इशू भी। आगे चलते हैं, लाइबिलिटीज है कोई? अच्छा, इसमें कन्वर्टेबल का राइट नहीं लिखा हुआ, कोई एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड का राइट नहीं लिखा हुआ, रिडेम्पशन का राइट नहीं लिखा हुआ, वो प्रेफरेंस शेयर्स के होते हैं। हम जब कभी याद रखें, जब कभी स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा ना कि कौन, तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होगा। कहीं पे प्रेफरेंस शेयर लिखा तो वो प्रेफरेंस शेयर है, कहीं ऑर्डिनरी शेयर लिखा तो वो ऑर्डिनरी शेयर है, और कहीं पे सिर्फ शेयर लिखा है। तो केस स्टडी में आपने क्या ज्यूम करना है? वो ऑर्डिनरी शेयर है, और दूसरी चीज क्या ज्यूम करनी है? वो फुली पेड है। केस स्टडी में ये बात काम आएगी आपके कि अगर उसने शेयर के साथ नहीं लिखा प्रेफरेंस है कि ऑर्डिनरी है, कौन सा ज्यूम करना है? ऑर्डिनरी। और नहीं लिखा पार्टली पेड है कि फुली पेड? फुली पेड। लायबिलिटीज क्या है शेयर्स की? क्या शेयर्स के साथ कोई लायबिलिटी भी होती है? यस, अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, बट इसका मतलब अगर शेयर्स फुली पेड है नो लायबिलिटी, और अगर पार्टली पेड है तो जितनी अनपेड अमाउंट है उतनी उनकी लायबिलिटी होगी। क्लियर? क्या ये जो शेयर होल्डर सबसे कल के लेक्चर की बेस डेवलप होने लगी है, अटेंटिव हो जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए, कल के लेक्चर की बेस डेवलप होने वाली है। क्या ये जो राइट्स हैं ये वेरी किए जा सकते हैं? राइट्स वेरी किए जा, फॉर एग्जांपल, अच्छा अब ये जो राइट्स वेरी वाला कंसेप्ट है ना, ये ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे राइट्स वेरी किए जा सकते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स, यानी एक के पहले शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स कम थे, 1 वोट पर शेयर था, वेरी करके 2 वोट पर शेयर कर दिया। क्या ये राइट्स एक दफा जो डिसाइड हो जाए पक्के हो गए कि बाद में चेंज हो सकते हैं? यानी वोटिंग राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं। 1 वोट पर शेयर था 2 वोट कर लें, या 2 वोट पर शेयर था 1 कर लें। क्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, पहले क्यूमुलेटिव नहीं थे अब क्यूमुलेटिव कर, या पहले क्यूमुलेटिव थे अब नहीं है। और क्या? रिडेम्पशन शेयर, पहले रिडीमेबल नहीं थे अब कर लें, या पहले रिडीमेबल थे, ये भी तो वेरिएशन इन राइट्स हो गई ना। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ शेयर नहीं, वो क्लास वही है, उसी में चेंज हो रही है, उस क्लास के सारे शेयर चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये 1 ईयर है, इसको चेंज करके 2 ईयर कर दिया, क्या नई क्लास बन गई? नई क्लास तो तब बनती जब शेयर नए सिरे से इशू करते हैं, ठीक है? यहाँ इसके शेयर जो हैं ये 8% था, इसको 20% कर दिया, इसको 20% कर दिया, ये भी वेरिएशन है, लेकिन इसमें ये कल्पेगा, ये क्लास बी वाला शोर मचाएगा। क्यों शोर मचाएगा? इसको क्या लेना देना? और चेंज उधर हो रही है, इसको क्या लेना देना? वो कहेगा भाई मैंने 3 साल के लिए फंड ब्लॉक किया, मुझे 10% दे रहे हो और उसको 20% दे रहे हो, इसको 20% दे रहे हो, कुछ और डिस्काउंट लेने आए ना। अच्छा ये पक्की बात बता रहा हूँ आपको, मजाक ना समझे, डिस्काउंट लेने आए, सर 20,000 फीस बहुत ज्यादा, डिस्काउंट देते हैं। अच्छा दे दिया, 16,000 दे दो, बड़ा खुश होता है, सर मेहरबानी आपके बहुत। अगला स्टूडेंट आया, सर हालात बड़े खराब, सर वालिद साहब ये मसाइल हैं, घर गए। अच्छा ठीक है, कितने? 12,000 कर दो, ये भी खुश हो गया। लेकिन जो 16,000 वाला है ना, वो रोता रोता आ जाता है। उस वक्त उसे एहसास होता है उसके साथ बड़ी ज्यादती। अच्छा सच्चा हो गया, हंस रहे हो गया, सच्चा इसी तरह होता है। वो कहता है सर मेरे साथ बड़ी ज्यादती, क्या उसको 12 कर दिया, मुझे 16 कर दिया है, उसको मुझे 4,000। अच्छा वो ये नहीं देखेगा कि उसको 4,000 डिस्काउंट, कहते नहीं सर मैं 4,000 ज्यादा दे रहा हूँ। अरे सर मेरे साथ बड़े, मुझे भी 12 करके दे दे, मुझे भी 12।
तो इसको चाहे मार्केट से ज्यादा मिल रहा हो 10% भी, ये नहीं देखेगा, ये क्या देखेगा, इसको 20% मिल रहा है, शोर मचाएगा, शोर मचाएगा। अच्छा शोर मचाएगा तो किधर जाएगा, ये क्वेश्चन ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि राइट्स वेरी होने से राइट और क्लास के शेयर होल्डर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं बाज़ औक़ात किसी और क्लास। अच्छा अगर इसका 8 से 20 कर दिया ना तो ये डिस्टर्ब होगा, और अगर 8 से 4 कर दिया तो यही डिस्टर्ब होगा। यानी राइट्स वेरी करने से अक्सर कोई क्लास जो है इफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट डिस्टर्ब हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ शेयर भी समझ आ गया, पहले कन्वर्टेबल नहीं थे अब हैं, पहले नहीं थे, क्लियर कंसेप्ट समझ आ गया आज के। लेकिन मुझे लग रहा है कोई चीज रह गई है, 1 मिनट रह जाए मैं अभी देख लूं। वो था शेयर्स। आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा पढ़ा है, 2 और 3 पढ़ा ना। हाँ एक चीज, ये शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, ये शेयर्स कितने के हैं जो रजिस्टर करवाए हैं, ये कहाँ लिखा होता है, आर्टिकल में नहीं, मेमोरेंडम में। पढ़ा के मर गया मैं। सर मेरे चौथे चैप्टर से पढ़े, क्या हो गया? तो बोलो चुप रहो, फिर दूसरों के कंसर्न खराब कर रहे हो। मेमोरेंडम में होता है, मेमोरेंडम ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर। लेकिन इन शेयर्स पे देखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास में अवॉर्ड शेयर के प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट या फेस वैल्यू और अमाउंट ये मेमोरेंडम में होगा, लेकिन इन शेयर के साथ जो राइट्स अटैच्ड है कौन कौन से हैं ये वो आर्टिकल्स में होगा। शाबाश शाबाश, अरे सही बताया, शाबाश। ये तो सदा मिली है, सही बताने पे शाबाश भी तो मिलनी चाहिए। शाबाश, आर्टिकल्स में लिखा होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में लिखा हुआ है, शेयर पढ़ा था। अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं आज, शेयर इज ट्रांसफरेबल, ये तो पढ़ा ही नहीं, शेयर फुली पेड, इट मस्ट बी फुली पेड। अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं कि हर शेयर के डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं, हर एक का अलग सीरियल नंबर होता है। अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। आखिरी क्वेश्चन फिर, क्या ये पढ़ा था कि शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में भी इशू होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होने का एक दूसरा नाम भी है, बुक एंट्री फॉर्म। बट अब तसल्ली होगी मेरी कि हमने कल पढ़ा, बट ठीक है। आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 और आज की होम असाइनमेंट नोट कर लें। होम असाइनमेंट कल ये ना कि एक सर असाइनमेंट का बताया नहीं था, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।